गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, हमें रिवाइज करना है। जितना मैंने आपको सेल बायो मैंने पढ़ा दिया है, आप उसको रिवाइज करने के लिए वीडियोस बार बार देख सकते हो। ठीक, इसके अलावा आपके पास एनसीईआरटी है, उसको अच्छे से स्टडी करो। तो अभी तक हमने क्या क्या स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए? हमने बाहर से शुरू किया था, राइट। हमने पहले ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा था, फिर हमने सेल वॉल पढ़ी, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की देखी कि किससे मिलके बनी होती है। देन उसके बाद में हमने जो प्लांट सेल वॉल है वो पढ़ी थी क्लास में, लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था। सेल वॉल में आपको प्लांट सेल को ही अच्छे से स्टडी करना है। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो वर्क करती है सेल वॉल, क्या फंक्शन होता है, वो सब हमने स्टडी कर लिया है। तो अच्छे से इसको लर्न करना है। सेल वॉल का आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है जितना हमने पढ़ा है, पर इट्स गुड कि आप पढ़ोगे तो आपको एक जो होता है ना कि समझ में आ जाएगी चीज। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो अब अगर हम सेल वॉल से थोड़ा और अंदर आए सेल के अंदर, तो क्या मिलेगा हमें? एक और लेयर मिलेगी, एक और कवरिंग मिलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग, और सेल के अराउंड जो कवरिंग है उसे हम क्या बोल रहे हैं? सब सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब सेल मेम्ब्रेन को अलग अलग नाम से बोला जाता है। अब क्या है ना, बायोलॉजी में बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, एक ही चीज को बहुत सारे नामों से बोला जाता है। तो वैसे ही सेल वॉल, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। अब ये अलग अलग नाम जो है ना, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए होते हैं, तो इसी वजह से इतने सारे नाम आते हैं। साइंटिस्ट के नेम्स आपको नहीं लर्न करने हैं यहाँ पे, मैं बताऊंगी आपको उन साइंटिस्ट को आपको लर्न करना है। रिमेम्बर मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताए थे कौन कौन से साइंटिस्ट है। रॉबर्ट हुक हो गया, एंटन वैन लीeuwenhoek आपको लर्न रखना है। सेल थ्योरी जिसने दी थी शिल्डन एंड श्वान आपको याद रखना है। रुडोल्फ विर्चो आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके अंदर आपको यही साइंटिस्ट के नेम्स और उन्होंने क्या वर्क किया है वो आपको याद रखना है। तो सेल मेम्ब्रेन है क्या? अगर हम इसे सेल वॉल से कंपेयर करें तो सेल वॉल वहां पे डेड थी, राइट, पर ये जो है ये लिविंग है। सेल वॉल जो थी वो रिजिड स्ट्रक्चर थी, पर यहाँ पे जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल है, राइट। फ्लेक्सिबल यानी कि ये ग्रोथ पर्पस के लिए ये एक्सटेंड हो सकती है, लंबी हो सकती है, ठीक, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। अब अगर हम यहाँ पे इसको सेल वॉल से कंपेयर करें, सेल वॉल से कंपेयर करें तो सेल वॉल is completely permeable. Cell wall is completely permeable and that too it is dead. Look here, what I have written here, living है, cell membrane living है। अब मैं आपको ऐसे कंपैरिजन क्यों करवा रही हूँ? कंपैरिजन करने से क्या होगा कि आपके कंसेप्ट थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। फाइन, तो ये सेल वॉल इज कम्प्लीटली परमिएबल एंड हियर यू कैन सी द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेम्बर, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेल वॉल के क्या दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, जिसको आना है आते जाओ आते जाओ आते जाओ, वहां पे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन रोकने वाला लेयर कौन सा है? दैट इज सेल मेम्ब्रेन विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये उन्हीं सेलेक्टेड चीजों को आने देगी जिसकी रिक्वायरमेंट है, और अंदर से बाहर जो मूवमेंट है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो रेगुलेटेड होता है, राइट। जैसे कि आपको अगर यहाँ आना है, अपने कोचिंग में आना है, तो यू नीड टू हैव अ आई कार्ड, यू शुड बी हैव एन आई कार्ड। आई कार्ड होगा तो आपको एंट्री मिलेगी, आप काम के हो, आपको आना है, आप यहाँ पढ़ते हो तो आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो यहाँ से रिलेटेड ही नहीं है, तो उसको बाहरी गार्ड क्या करेगा? रोक देगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही एंटर और एग्जिट करने देती है। फाइन, तो लिविंग, फ्लेक्सिबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, डेड एंड कंप्लीटली परमिएबल। जिन लोगों को ये भेज रहा है अंदर सेल के अंदर, उनको उनमें से छटनी कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। अब अगर हम एक कॉमन चीज की बात करें कि व्हाट इज अ थिंग और व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर विच इज कॉमन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इट इज दी सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए मैंने इसको रेड में लिखा है ताकि आपको ये याद रहे कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर क्वेश्चन आता है बाय चांस की विच इज दैट कॉमन स्ट्रक्चर
तो दैट इज सेल मेम्ब्रेन बोथ इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। अब हल्का सा डिफरेंस है जो हम जैसे जैसे आगे सेल मेम्ब्रेन पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि भाई डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सेम है, हल्का सा डिफरेंस है जो हम आगे देखेंगे। अब ये सेल मेम्ब्रेन की अगर हम स्टडी की बात करें कि भाई कैसे पता चला कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, वो तभी पता चला जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1950s अराउंड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? दो साइंटिस्ट, नॉल एंड रश्का। Knoll and Rashka were the scientists who have discovered this electron microscope. Now if we compare it with the normal microscope, अगर हम इसको अपने नॉर्मल जो हमारे स्कूल में रखा रहता है ना वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उससे अगर कंपेयर करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आप लाइट यूज करते हैं, मतलब सनलाइट आती है या जो भी लाइट आती है उससे इल्यूमिनेट होते हैं आपके, इल्यूमिनेट होके आपको स्पेसिमेन दिखाई देता है या बल्ब लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है ना वो डाली जाती है और वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पेसिमेन पे से गुजरती है और फिर आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। खैर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपको भी क्या याद रखना है कि भाई सेल मेम्ब्रेन के बारे में उसके स्ट्रक्चर को पूरा एल्यूसिडेट कैसे किया गया, मतलब उसको पूरा स्टडी कैसे किया गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब कौन से सेल को सबसे ज्यादा देखा गया जिससे हमें ओवरऑल पता चला? तो आरबीसी। आरबीसी वो सेल है जिसको साइंटिस्ट ने कंप्लीटली स्टडी करके सेल मेम्ब्रेन का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अब सेल मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है? अभी तो हमें पता है सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स यानी कि लिपिड्स की, प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पे होता है, मैंने लिखा नहीं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सब में नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। अब यार कोलेस्ट्रॉल सोचते ही मतलब दिमाग में आते ही सबको लगता है हार्ट डिजीज। नो, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत हमारे बॉडी में होना जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, तो ये जो चारों चीजें हैं फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल, इनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होकर आपकी जो पूरी सेल मेम्ब्रेन है वो तैयार होती है। तो अगर आपको इन पॉइंट्स में कोई डिस्कस है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? फोन पे आप मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नंबर है ही आप लोग के पास में। तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली लोगों ने जो अभी वाला मॉडल है वो बताया होगा, नहीं। सबसे पहले कुछ मॉडल्स आए, जैसे सबसे पहले जो मॉडल आया था सेल मेम्ब्रेन का, उसमें ऐसा बोला गया कि भाई पूरी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, प्रोटीन का कोई मेंशन ही नहीं था। फिर दूसरा जो मॉडल आया जिसे सैंडविच मॉडल बोलते हैं, उसमें ऐसा बोला गया कि भाई उसमें सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रोटीन बाहर है, दोनों प्रोटीन बाहर की तरफ और अंदर लिपिड्स हैं। फिर धीरे धीरे आके फिर फाइनल जो मॉडल आया था वो आज हम डिटेल में स्टडी करते हैं, वही आपकी एनसीईआरटी में गिवन है जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो पहले हम क्या करेंगे, जो पुराने जो मॉडल्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अब उन्होंने किया है स्टडी तो हम भी थोड़ा सा स्टडी कर ही लेते हैं, क्या जा रहा है देखते हैं। उससे फिर पढ़ते पढ़ते हम फाइनली जो पूरा जो माना जाता है जो एग्जैक्ट मॉडल, जो करेक्ट मॉडल है, हम उस पे जाएंगे, ठीक? तो अभी आगे बढ़ते हैं हम इसकी और। हाँ तो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं कि जो एक्चुअल मॉडल है उससे पहले कौन कौन से मॉडल दिए थे सेल मेम्ब्रेन के। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो था लिपिड मॉडल। लिपिड मॉडल, उसमें क्या बोला कि कंप्लीट जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है। पर इससे क्या मतलब बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, भाई ओनली लिपिड से बनी है तो व्हाट अबाउट ट्रांसफर, चीजों का ट्रांसफर कैसे होगा, है ना? हाइड्रोफिलिक जो चीजें हैं वो कैसे पूरी लिपिड से पास होगी। फिर उसके बाद में आया सैंडविच मॉडल जिसे लैमेलर मॉडल भी बोलते हैं। इसमें क्या बोला गया कि भाई बीच में ऐसे लिपिड की लेयर्स हैं, मान लेते हैं ये लिपिड्स हैं, ये लिपिड की बायलेयर है और बाहर जो है वो इस तरीके से प्रोटीन्स ऐसे लेयर के फॉर्म में है। प्रोटीन क्या है, लेयर के फॉर्म में है। फिर उसके बाद में आई यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या बोला गया कि भाई लिपिड लेयर तो बीच में है
लिपिड लेयर बीच में है ऐसे, और बाहर ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन बताया है इन्होंने इधर, और फिर इन्होंने अंदर बताया कि अंदर यहाँ पे कुछ एक्सटेंडेड कुछ प्रोटीन्स हैं, बीटा प्रोटीन्स। अब बीटा प्रोटीन्स क्या है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स में, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स के। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी, आप 11th में पढ़ोगे एक्चुअली, ठीक है। तो उसमें हम बायोमोलिक्यूल में देखेंगे प्रोटीन के अलग अलग तरह के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रोटीन्स है। पर ये सारे जो मॉडल्स हैं वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि भाई इलास्टिसिटी कैसे आ रही है, या उसमें से ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन कैसे सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो ये सब वो लोग नहीं बता पाए। ठीक, तो फाइनली जो मॉडल है, जो अभी एक्सेप्टेड मॉडल है, वो मैंने आपको जैसे बताया वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगर एंड निकोलसन वाला मॉडल। हाँ तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ठीक, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो कि किसने दिया था, इट वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन in 1972. It was given by Singer and Nicolson in 1972. अब इसी को हम बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड मानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इन्होंने ये फ्लूइड मोज़ैक नाम क्यों दिया, ठीक है। तो उससे हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। फ्लूइड का मतलब क्या है, लाइक फ्लो हो रही है कोई चीज, राइट। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें काफी ज्यादा नेचर जो है ऐसा इसकी फ्लूइड टाइप है, एकदम रिजिड नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिजिड होती तो क्या होता है कि वो खिंच नहीं पाती, चीजें अंदर बढ़ रही है तो वो एक्सटेंड नहीं हो पाती। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इट अपीयर्स लाइक इट इज फ्लोइंग, राइट। मोज़ैक क्यों बोल रहे हैं, मोज़ैक मतलब जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे एक सी है, समुद्र है, समुद्र के अंदर आइसबर्ग्स पड़े हुए हैं ना, बर्फ के बहुत बड़े बड़े ऐसे पड़े हुए हैं। तो आप ऊपर से देखोगे तो क्या लगेगा आपको कि पानी है, उसमें आइसबर्ग्स पड़े हुए हैं, राइट। ये आपको दिखता है समुद्र में। वैसे अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो सेल मेम्ब्रेन हमें ऐसे ही अपीयर होती है कि भाई आइसबर्ग्स जो हैं वो सी में पड़े हुए हैं। तो जो लिपिड है वो इज लाइक सी, और उसके अंदर क्या प्रोटीन्स हैं जो कि आपको आइसबर्ग्स वाली सिचुएशन दिखा रहे हैं। तो दैट इज व्हाई दिस मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या है इसके अंदर, और ये सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें है सबसे पहले फॉस्फोलिपिड, ठीक, फॉस्फोलिपिड्स हैं इसके अंदर। अभी फॉस्फोलिपिड है क्या चीज भाई, कैसे होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड का अगर हम एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो हम इस तरीके से मान सकते हैं इसमें। अब ये जो है ऊपर वाला जो रीजन है इसका, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब अट्रैक्शन है इसका, मतलब ये वाला जो पार्ट है इट इज वाटर लविंग रीजन, वाटर लविंग, यानी कि ये वाटर को रिपेल नहीं करेगा। लेकिन जो ये नीचे वाले जो रीजन्स हैं ये क्या है, ये है हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर हेटिंग। अब देखिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोफिलिक रीजन भी है और हाइड्रोफोबिक रीजन भी है। ऐसा आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वो सोप वाले स्ट्रक्चर में, माइसिलिस वाले में, राइट। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर दोनों रीजन्स प्रेजेंट है, हाइड्रोफिलिक रीजन भी और हाइड्रोफोबिक भी है, ऐसे रीजन को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक, they have both hydrophilic and hydrophobic regions,
ठीक, और पूरा मैक्सिमम जो है इसमें फॉस्फोलिपिड की लेयर है। अभी बताऊंगी डायग्राम, पहले हम लिखते जाते हैं। दूसरी चीज आएगी इसके अंदर प्रोटीन्स। तीसरी चीज जो है इसके अंदर वो है कार्बोहाइड्रेट्स, एंड फोर्थ जो है दैट इज कोलेस्टेरॉल। तो हम हल्का से डायग्राम बनाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे इनको और डिटेल में करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड लेयर अरेंज्ड है। डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी है बच्चों, अच्छा सा दिखा रखा है इसके अंदर। जैसे मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, राइट? तो इस सेल मेम्ब्रेन का जो इतना सा पोर्शन है वो आपको एनलार्ज करके दिखाया जा रहा है, मतलब जूम करके दिखाया जा रहा है, राइट? तो यहाँ पर जो है ये लिपिड की लेयर है और इनके बाहर अंदर या इस तरीके से प्रोटीन्स रहते हैं। अब जैसे अगर हम वो वाला मॉडल की बात करें लिपिड वाला, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार मॉडल है भाई, उसमें तो प्रोटीन का कहीं नामो निशान ही नहीं है। और अगर हम उसकी बात करें लिपिड वाले जो अरेंजमेंट, जो सेकंड वाला मॉडल मैंने बताया था सैंडविच मॉडल, तो उससे भी आपको क्या है, ये क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। तो ये जो है ये प्रोटीन्स जो मैं रेड कलर के सारे बना रही हूँ, दे ऑल आर प्रोटीन्स, ठीक? तो हम ये मान लेते हैं कि बाहर वाला पोर्शन है और ये अंदर वाला, सेल के अंदर वाला, लाइक दिस इज द इनसाइड ऑफ द सेल एंड दिस इज द आउटसाइड है। तो वैसे ही ये जो रीजन है, दिस इज द आउटसाइड रीजन, सेल के बाहर का, और ये जो है इनसाइड ऑफ सेल। अब यहाँ पे ये तो हो गया लिपिड्स, जो ब्लैक कलर के मैंने बनाया है वो है लिपिड्स, और जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए वो प्रोटीन है। नाउ कमिंग ऑन टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स या तो वो लिपिड से अटैच्ड होते हैं या वो प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं, ठीक, लाइक दिस। तो ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। अगर वो अटैच्ड हैं लिपिड से तो उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और अगर वो प्रोटीन से अटैच्ड है तो हम क्या बोलेंगे उसको? ग्लाइकोप्रोटीन। अब यहाँ पे एक और चीज है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल में बता रही हूँ, देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है ऐसे मान लेते हैं, ये जो मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना रही हूँ ब्लू कलर के, दे आर दी कोलेस्ट्रॉल। ठीक, सो हम इसको एक बार लेबल कर लेते हैं, फाइन। तो these are the phospholipid, this is the cholesterol। जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं these are, क्योंकि ये लिपिड से जुड़े हुए हैं तो ये क्या होंगे? ग्लाइकोलिपिड। और क्योंकि ये प्रोटीन से अटैच्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइको प्रोटीन। ठीक, आ रहा है समझ में बच्चों? जो नहीं समझ में आया पक्का डाउट पूछिएगा। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्टेरॉल, ग्लाइकोलिपिड, फाइन। तो दिस इज अ नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा एडवांस स्ट्रक्चर नहीं बनाया है मैंने। तो अब यहाँ पे जितनी भी चीजें इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर है उन सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है। दे ऑल आर प्लेइंग सम रोल, दे ऑल आर हेल्पिंग इन सम वे। तो सबसे पहले अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड क्या कर रहा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं प्रोवाइड
फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है मॉडल का? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि लहरा रहा है एकदम, राइट? तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब प्रोटीन की बात करें तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन दिखा रखे मैंने, ये रहे, ये रेड कलर के, कुछ बाहर है, कुछ अंदर है, कुछ ऐसे हैं, ठीक है, जो बाहर से अंदर तक आ रहे हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पे दो तरह के होते हैं। प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। Two types on the basis of लोकेशन। इनकी लोकेशन के बेसिस पे, इनकी लोकेशन के बेसिस पे कि वेदर दे आर आउटसाइड और वेदर दे आर इनसाइड, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक। ठीक, एक्सट्रेंसिक एक्सटर्नल बाहर लोकेटेड है और इंट्रेंसिक जो है वो अंदर की तरफ लोकेटेड है। ठीक, क्या क्या बताया मैंने? फॉस्फोलिपिड बताया। क्या फंक्शन बताया फॉस्फोलिपिड का आपको? कि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ये क्या है? दो तरह के हैं। बाहर की तरफ है तो एक्सट्रेंसिक और अंदर की तरफ है तो इंट्रेंसिक। अब जो एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स होते हैं ये जो होते हैं इनको अपन इजीली रिमूव किया जा सकता है। ये बाहर की तरफ लोकेटेड है तो इनको इजीली रिमूव कर सकते हैं। कैन बी रिमूव्ड इजीली, मतलब हल्का सा ट्रीटमेंट देने से ही, डिटर्जेंट में डाल दो थोड़ा सा सेल को लेके तो ये अलग हो जाएंगे। बट इंट्रेंसिक जो है कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली। ठीक, क्योंकि अंदर धसे हुए, भाई अंदर धसे हुए तो कैसे निकलेंगे बाहर, इसलिए उनका निकल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब जो आपके ये एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स है, जो एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स है वो कितने होते हैं? वो 30% जो होते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स होते हैं और जो आपके इंट्रेंसिक होते हैं वो टोटल प्रोटीन का 70% होते हैं। उसको भी हम लिख लेते हैं ऐसे ही, 30% ऑफ द टोटल प्रोटीन, राइट? And these form 70% of the total protein. Fine. अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, एक्सट्रेंसिक का एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रिन। एक्सट्रेंसिक का एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। वहीं पे अगर हम इंट्रेंसिक की बात करें, अंदर की बात करें, तो मैं से बहुत जो डिटेल में थोड़ा सा हम देखेंगे ना वो हम इंट्रेंसिक प्रोटीन्स को देखेंगे। इंट्रेंसिक प्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया आपका, एंजाइम्स होते हैं जैसे कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, अभी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या है? ये एक तरह का मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। ठीक, अब जो आपके ये वाले हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स वो इतने ज्यादा डिटेल में नहीं है। अच्छा, स्पेक्ट्रिन क्या होता है भाई? स्पेक्ट्रिन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन की, स्पेशली जो आरबीसी की अगर हम बात करें तो उसके शेप को मेंटेन करने, मतलब ये अंदर प्रेजेंट होता है और उस सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है स्पेक्ट्रिन। तो अब यहाँ पे प्रोटीन के अलग अलग फंक्शंस हो गए, लाइक ये शेप मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है और ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये एंजाइम है। और कुछ जो इंट्रेंसिक प्रोटीन्स होते हैं ना वो चैनल का काम कर रहे हैं, जैसे टनल प्रोटीन्स हो गए। और एग्जाम्पल की बात करें तो टनल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, टनल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। फाइन। इसके अलावा पोरिन्स भी होते हैं।
पोरिन्स, पोरिन प्रोटीन्स। अब आपको मैं बार बार ये बोलूंगी, टर्म्स देखो, टनल की तरह काम कर रहे हैं, बाहर से चीजों को अंदर लाने देंगे। हो सकता है कि कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो लिपिड से डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं, तो क्या होगा कि उनको एक ट्रांस मेम्ब्रेन, ट्रांस मतलब ये मेम्ब्रेन को एकदम ट्रांस कर रही है, ट्रांसवर्सली जा रही है, उसको भेद के जा रही है, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। पोरिन प्रोटीन्स क्या होते हैं? पोरिन से सोचो क्या है, पोर, पोर यानी कि कोई होल है जो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। तो ये जो सारे प्रोटीन्स मैंने बताए आपको एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक में, ये अलग अलग फंक्शन वाले, यानी कि प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो चैनल की तरह एक्ट कर रहे हैं, जैसे भी कोई भी सब्सटेंस है, वाटर सॉल्युबल मटेरियल हो गया, वाटर ही हो गया, तो उसको पास ऑन होने में हेल्प करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, या फिर हम मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो दैट इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। फाइन, समझ में आया आप लोगों को? चलिए कोई नहीं, जो कुछ भी दिक्कत होती है तो आप लोग को मैसेज करना है मेरे को। फाइन, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको क्या बताया, मैंने ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है। तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे कि हमारी पहचान हम बोले तो हमारी पहचान हमारा नाम है, राइट? हमारी पहचान हमारा नाम है, क्योंकि सब ह्यूमन से दे शुड हैव सम स्पेसिफिक नेम जिनसे उनकी पहचान हो सके, उन्हें बुलाया जा सके। वैसे ही हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स होते हैं, तो हर सेल की कुछ ना कुछ तो पहचान होनी चाहिए ना। जैसे हम ब्लड सेल की बात करते हैं, आरबीसी की बात करते हैं, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हम मैचिंग करते हैं, तो वो मैचिंग कैसे करते हैं हम? इनकी हेल्प से, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की हेल्प से। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये एक्चुअली चेन होती है, ओलिगोसैकेराइड की चेन है ये। कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये अलग तरह के, जो कि क्या कर रहे हैं, सेल रिकॉग्निशन में हेल्प कर रहे हैं। यहां लिख रही हूं मैं इसको, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या करते हैं, ये प्रोवाइड specificity to cell, help in cell to cell recognition। इन केस ऑफ लाइक ओवा और स्पर्म की अगर हम बात करें, तो एग्जैक्टली ओवा और स्पर्म जो सेम स्पीशीज के होते हैं वही फ्यूज होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनके आपस में उनकी जान पहचान किससे होती है? उनकी जान पहचान इससे होती है, ये जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हैं। तो ये एक तो स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सेल को, इसके अलावा ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन, यानी कि स्पर्म और ओवा हो गया, या हम अपनी आरबीसी ब्लड सेल्स की बात करें, जब हम मैचिंग करते हैं तो उसमें हेल्प करता है। एंटीजन वर्ड जो हम यूज करते हैं एक्चुअली वो क्या है? यही है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है ये। अब ये तो हो गया आपका इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब बचा आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? अब ध्यान से सुनिएगा, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये लिपिड्स हैं ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मान लो कि जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो जाएंगे, ये फैल जाएंगे एकदम ही। तो कोई पकड़ने वाला होगा ना, कोई उनको कंट्रोल करने वाला होना चाहिए कि भाई नहीं सीधे हो जाओ, चलो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना है। वैसे ही जब बहुत ज्यादा कोल्डनेस हो जाएगी या फ्रीजिंग हो जाएगा, तब भी इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है कोलेस्ट्रॉल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल इज प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन। आई एम राइटिंग इट हियर। Cholesterol provides stability to cell membrane। फाइन, क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? बहुत सिंपल है, सीक्वेंस में याद रखो। पहले सेल मेम्ब्रेन क्या है पहले ये सोचो, ठीक? उसके बाद में ये सोचो कि सेल मेम्ब्रेन बनी किससे होती है, एक एक करके उनको देखो और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो काम होता ही है भाई सबका,
ठीक, तो साइंटिस्ट का नेम, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट का नेम आप लोगों को याद रखना है वो है सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, हमें वही साइंटिस्ट याद करने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं। ठीक है, ज्यादा इसमें नहीं घुसना है, क्योंकि नीट आपका एक ऐसा एग्जाम है भाई, कोई हिस्ट्री का एग्जाम नहीं है जो आपसे बार बार साइंटिस्ट के नेम पूछेंगे। ठीक, तो साइंटिस्ट का नेम हो गया सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूइड मोज़ाइक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आइसबर्ग, प्रोटीन्स लाइक आइसबर्ग इन दी लिपिड्स, राइट। क्या क्या है इसमें? फॉस्फोलिपिड है, इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है और इसमें कोलेस्ट्रॉल है, राइट। प्रोटीन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है भाई, आपको प्रोटीन अच्छे से याद रखना है। अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई और क्या फीचर्स हैं इसके, और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या हैं, वो अब आगे हम डील करने जा रहे हैं। ठीक, हाँ, तो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर तो बता दिया है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग फील होंगे। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक, सिमेट्री नहीं है उसमें। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक, मैंने आपको क्या बताया, एंटीजन कहाँ होते हैं? सेल की सरफेस पे होते हैं, अंदर की तरफ नहीं होंगे, वो बाहर की तरफ होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बता रहे हैं, वो एसिमेट्रिक है। ठीक, लिपिड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन शोज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अभी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिपिड की दो लेयर्स हैं, बाय लेयर है, और इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, राइट। तो ये लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक बाय लेयर से यहां से इधर आ सकते हैं इस लेयर में, और इस लेयर से इसमें जा सकते हैं। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है ये कौन कर रही है? सिर्फ लिपिड कर सकती हैं। और इसी वजह से क्यों? क्योंकि ये बहुत एक तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है ना, तो उसी चक्कर में इनका क्या ये मूवमेंट हो जाता है। अब प्रोटीन्स ऐसा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, प्रोटीन्स डू नॉट शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ये आपको याद रखना है। तो प्रोटीन कौन सा मूवमेंट करते हैं? ये रोटेशनल और लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इसके अंदर, जैसे मैंने डायग्राम बनाया, अगर यहाँ पे कोई प्रोटीन है, ठीक, तो वो इधर जा सकता है, लेटरल मूवमेंट कर सकता है, और अपनी ही जगह पे ये घूम सकता है। ठीक है, अपनी ही जगह पे घूम सकता है, लेकिन वो एक बाय लेयर से दूसरी बाय लेयर में नहीं जा सकता है। अगर यहाँ कोई प्रोटीन है इस जगह पे, तो वो इधर नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनका जो नेचर होता है, ये कैसे होते हैं, ये चार्ज भी होते हैं, मैक्सिमम तो चार्ज होते हैं, तो ये कैसे मूवमेंट करेंगे यहाँ पे। और लिपिड्स जो है वो आराम से मूव कर सकते हैं। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या है? लिपिड्स ये भी कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप भी कर सकते हैं, रोटेशनल मूवमेंट भी कर सकते हैं, लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट मतलब साइड वेज में, साइड साइड में मूव होना। रोटेशनल मतलब अपनी ही जगह पे इनका घूमना। तो अब जो इम्पोर्टेंट जो चीजें ये आपको याद रखने वाली है कि भाई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोलेस्ट्रॉल मैंने अलग से मेंशन किया था। मैंने आपको बोला था कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो सारे सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कॉमन फीचर है किसका? सेल मेम्ब्रेन किसका कॉमन फीचर है? प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का। मतलब काफी हद तक वो सेम है, पर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है कोलेस्ट्रॉल में। जैसे यूकैरियोट्स में तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है बच्चों, लेकिन प्रोकैरियोट्स में उसी का सब्स्टिट्यूट क्या है? होपेनॉइड्स। होपेनॉइड्स कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किसका काम कर रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल वाला काम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो है आपका, ये आपके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स मैंने बताए हैं। मेरे को आपको कुछ मॉडिफिकेशंस भी बताने हैं सेल मेम्ब्रेन के, तो वो अब हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। इसके अलावा हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे वो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टेशन है ना भाई। तो ट्रांसपोर्टेशन करवा कौन रही है? सेल मेम्ब्रेन करवा रही है। कौन से मैकेनिज्म से करवा रही है वो सब हमें देखना है। तो इसके बाद में हम मॉडिफिकेशंस देखेंगे, फिर उसके बाद में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, और एट दी एंड हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के ओवरऑल फंक्शंस क्या है। तो अभी ये थोड़ा सा और बचा हुआ है,
पर आज के लिए आपको इतना ही काफी है। क्या करना है आप लोग को, जो मैंने ये बढ़ाया है आप उसको देखना अच्छे से, और जैसे हम लाइव क्लास में हम नोट डाउन कर रहे थे वैसे ही आपको इसको देखते देखते पॉज कर करके आप नोट डाउन कर सकते हो। फाइन। उसके बाद में आपको इसको एनसीईआरटी से स्टडी करना है, और जो भी आपको डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। फाइन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। बाय बाय।